जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है गोधूली, उसका आज हम लोग लेखक परिचय, कवि परिचय लेने वाले हैं और जो सेकेंड बुक है वर्णिका, उसका भी हम लोग आज लेखक परिचय लेने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, चूंकि जो बिहार बोर्ड है वो क्या करती है, हर साल लेखक परिचय और कवि परिचय से 5 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव 5 को आपका मिलेगा। ये अगर पढ़ लेते हैं, अगर ये आपको याद रह जाती है तो 5 से 6 नंबर 10 भी जा सकता है। यहाँ तक 10 भी जाता है। चूंकि 10 कैसे सर जा सकता है, तो उसी में पूछ लेगा भाई विधा आप बता दीजिए, उसी में पूछ लेगा उस कौन भाषा में। चूंकि जब वर्णिका पढ़िएगा तो वर्णिका का भाषा पूछ लेता है। तो ये सारे प्रश्नों का आज हम लोग समाधान करेंगे, हल करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो गोधूली। तो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं, यहाँ पर लिख रहे हैं कक्षा 10वीं और इसका आज हम लोग गोधूली, जो गोधूली पुस्तक है उसका आज हम लोग परिचय लेने वाले हैं। परिचय क्या लेने वाले हैं, तो जो आपका जो पाठ्य पुस्तक गोधूली है वो 2 खंडों में बटी हुई है। कितने खंडों में सर? 2 खंडों में। पहला खंड का क्या नाम है? गद्य खंड। क्या नाम है? गद्य खंड। और जो दूसरा खंड है उसको हम क्या कह सकते हैं? पद खंड या काव्य खंड। दूसरा कौन सा खंड है? काव्य खंड। दूसरा कौन सा खंड है? काव्य खंड। तो इसमें दोनों में अलग अलग चैप्टर हैं। चूंकि आप देखिए ये गद्य खंड और काव्य खंड की अलग अलग परिभाषा है। आखिरकार इसका नाम गद्य क्यों पड़ा और इसका नाम काव्य क्यों पड़ा, इसमें कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि जितने भी गद्य खंड में कई विधाएं, कहानी है, उसके बाद क्या कहते हैं, कहानी है, जीवन चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, साक्षात्कार है, डायरी है, ठीक है, ललित निबंध है, निबंध है, भाषण है, कई शिक्षा शास्त्र हैं और भी कई तरह के प्रश्न, मतलब और भी कई तरह के विधाएं मौजूद हैं। तो हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जितने पाठ सीमित किए गए हैं उसी पाठ का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब उसका परिचय लेने वाले हैं। तो गद्य खंड और काव्य खंड में बटी हुई है। तो जो गद्य खंड है, गद्य खंड की शुरुआत आप लोग की जो पुस्तक है, गद्य खंड की जो शुरुआत आप लोग की पुस्तक है, वो पहला जो चैप्टर का नाम है लिखना है, एक बल क्या निकला है देख लीजिए। गद्य खंड की अभी हम परिचर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? गद्य खंड की परिचर्चा करेंगे। और गद्य खंड में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सर मार्कर थोड़ा बढ़ाइएगा, ब्लैक, धन्यवाद। चलिए, तो गद्य खंड में किसकी परिचर्चा करने वाले हैं? जो पहला जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? श्रम विभाजन। एक बार आपका लिखना है पाठ का नाम, क्या लिखना है? ऐसे ही बनाना है, पाठ का नाम, ठीक। और इसको तो हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल इसको साफ कर दे, इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हम गद्य खंड का भी परिचय ले रहे हैं सिर्फ। तो पाठ का नाम एक बार लिखना है आपका। पाठ के नाम के साथ लिखना है लेखक का नाम। क्या लिखना है? लेखक का नाम। और इधर क्या लिखना है? विधा लिखना है। इधर क्या हम लोग लिखने वाले हैं? विधा। आप देखिए विधा में ये ध होता है, विद्या वाला ध नहीं दे दीजिएगा, ये होता है विधा। विधा मतलब वो किस टाइप से है, क्योंकि जब आप आगे और हिंदी का अध्ययन करिएगा तो वहां विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। अभी इतना समझिए कि एक प्रकार का टाइप होता है, कौन टाइप में लिखा गया भाई। तो चलिए, जो पहला जो आप लोग का चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है सर? इसके लेखक कौन है? लेखक या यूं कह सकते हैं इसमें कि भाषणकर्ता, ये भी होगा। तो इसके लेखक या भाषणकर्ता का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके पिता कहते हैं, इनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पिता का नाम रामजी सकपाल है, वो आगे आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप लोग को पाठ्य पुस्तक में भी उतना दिया। विधा ये क्या हो सकता है? क्योंकि इनका एक प्रसिद्ध भाषण है, मोटी पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
उसमें जाति प्रथा के बारे में बहुत सारे विवरण ये प्रस्तुत किए थे, उन्हीं का एक अंश है ये। क्या है ये? अंश है। अंश है तो उसमें भाई जब भाषण का अंश है तो विधा भी तो भाषण होना चाहिए भाई। इसमें ये समझाए हैं कि किस तरह से हमारा जो समाज है वो जाति प्रथा पर आधारित हो गया, बांटा गया था कर्म के आधार पर। किस आधार पर? कर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया था भाई, कि तुम अगर पढ़ा रहे हो तो तुम शिक्षक हो, अगर तुम कोई बढ़ई का काम कर रहे हो चलो तुम शर्मा जी हो, अगर कोई जूता पॉलिश कर रहा है तो उसको। अब काम के सहूलियत यानी जो बहुत सारा काम, आप एक आदमी कितना काम कर सकता है, तो काम को सहूलियत प्रदान करने के लिए मतलब बांट दिया लोगों में, तो लोग क्या समझ लिया? उसको जाति प्रथा मान लिया। तो उसी पर ये वाद विवाद, जब इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन हम लोग करेंगे तो अच्छी से जानकारी लेंगे, मजा आ जाएगा उसमें। तब 2 नंबर चैप्टर है आपका विष के दांत। विष के दांत, ये भी चैप्टर बड़ा खतरनाक है। 2 नंबर चैप्टर क्या है सर? विष के दांत। इनके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी, NVS। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। अब भाई विष के दांत विधा कौन है सर? तो विष के दांत विधा क्या है? कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिखना, चूंकि जगह उतना है नहीं, इसको हम मिटाएंगे फिर से इसी जगह पर, उस चीज को हम लोग फिर से लिखेंगे। जो 3rd चैप्टर आप लोग का क्या है? 3rd चैप्टर है भारत से हम क्या सीखा। शायद भारत से हम क्या सीखा, शायद वही 3rd चैप्टर है। भारत से हम क्या सीखें, हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, ये चैप्टर है। सब में पूर्ण विराम दे देना है। भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर है। तो इनके भी लेखक या भाषणकर्ता कौन है? तो मैक्स मुलर जी, ये विदेशी राइटर हैं। मैक्स मुलर, दार्शनिक कह सकते हैं, चिंतक कह सकते हैं इनको। कौन है? मैक्स मुलर जी। और ये भी भारत से हम क्या सीखे, ये भी क्या है सर? तो ये भी कहानी है, कहानी कहते हैं। ये भी क्या है? भाषण है। ये भी क्या है? हमारा भाषण है। ठीक। जो अगला जो चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर क्या हो सकता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नीचे दिख रहा होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, तो इनके जो लेखक कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद द्विवेदी, जो 2 वेदों को जानता हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते, यह क्या है? कौन सी विधा है? तो ललित निबंध। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? ललित निबंध। ललित निबंध। ललित निबंध किसको बोलते हैं? तो जब आप व्यापक पैमाने पर जाइएगा तो वहां पर निबंध के कई प्रकार हैं। वैसे हम लोग ललित निबंध, जिसमें थोड़ा हंसी मजाक किस्म करते हुए लेखक क्या करता है, कोई भी मुद्दा को उठाता है और उस पर चर्चा बनाते हुए चलता है। ये हो गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला जो है आपका है नागरी लिपि। अगला जो है 5 नंबर चैप्टर, नीचे दिख रहा है सर, नागरी लिपि। अगला क्या चैप्टर है? नागरी लिपि। नागरी लिपि, इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। कौन? गुणाकर मूले जी हैं। गुणाकर मूले जी। और ये भी क्या है? ये भी निबंध है। नागरी लिपि क्या है सर? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? हमारा निबंध है। फिर अगला की ओर बढ़ते हैं, जो 6 नंबर चैप्टर है आपका, शायद बहादुर। 5 6 बहादुर। 6 है बहादुर। बहादुर, ये इसके लेखक कौन है? अमरकांत जी। कौन से? अमरकांत। और ये विधा कौन सा है? तो कहानी है। विधा कौन सा है? कहानी है। हम हट जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। 6 तक हो गया था बात। 7वां जो चैप्टर है आपका वो क्या है? वो है परंपरा का मूल्यांकन। कौन सा चैप्टर है? 7वीं। जो 7वां जो चैप्टर है आप लोग का परंपरा का मूल्यांकन है। क्या है? तो इधर हम क्या लिखे थे सर? पाठ का नाम लिखे थे बुआ। तो चलिए, 7वां जो चैप्टर क्या है? परंपरा। परंपरा का क्या है? मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी। कौन है? परंपरा का मूल्यांकन कौन है?
तो राम विलास। कौन? तो शर्मा जी, शर्माते रहते हैं राम विलास शर्मा जी। अब ये विधा क्या है सर? परंपरा का मूल्यांकन विधा क्या है? तो ये भी क्या है आपका? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। अगला जो है आपका 8 नंबर है, शायद जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ, निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ। इनके लेखक नहीं कह सकते हैं, इनका इंटरव्यूअर है। इंटरव्यू समझते हैं? इंटरव्यू समझते हैं ना आप लोग? तो ये जो है जित जित मैं निरखत हूँ, समझिएगा, ये पंडित बिरजू महाराज जो प्रसिद्ध नर्तक हैं। नर्तक किसको बोलते हैं? जो पुरुष डांस करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नर्तक। और जो स्त्री डांस करती है उसके लिए क्या यूज होता है? नर्तिका या नर्तका। नर्तका कहते, सॉरी नर्तकी। क्या होगा? जो स्त्री डांस करती है उसको क्या बोलेंगे? नर्तकी। और जो मर्द डांस करता है, जो पुरुष डांस करता है, उसके लिए एक शब्द यूज होता है हिंदी में, नर्तक। तो पंडित बिरजू महाराज जी नर्तक हैं। उन्हीं की एक शिष्या है जिनका नाम है रश्मि वाजपेयी। तो रश्मि वाजपेयी जी क्या किए हैं? उनका इंटरव्यू लिए हैं। क्या लिए हैं? इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है, तो लेखक नहीं कह सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ लेखक नहीं कह, इसमें लिखना क्या क्या वो देखिए, रश्मि वाजपेयी लिख दीजिएगा, रश्मि वाजपेयी। और पाठ में है कौन? तो पाठ में लिख दीजिएगा बिरजू महाराज। ये बात आपको लिख देना है, बिरजू महाराज। वैसे लेखक की श्रेणी में पाठ में कौन है? तो बिरजू महाराज के बारे में है। अब ये क्या है? इसको हिंदी में इंटरव्यू को क्या कहते हैं? साक्षात्कार। हिंदी में क्या कहते हैं इंटरव्यू को? साक्षात्कार। तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। बात समझ में आया? और 9 नंबर चैप्टर शायद मछली है। शायद मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, नानी है, पानी है। चलिए, तो जो मछली है ये क्या है सर? इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल बहुत मस्त लेखक हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और मछली क्या है हमारा? तो कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। मछली कौन सी विधा है? तो कहानी है। 9 चैप्टर हो गया। और 10 चैप्टर है शायद नौबत खाने में इबादत। शायद नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। ये इनके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और पाठ में किसका वर्णन है? तो प्रसिद्ध सहनाई वादक। प्रसिद्ध सहनाई वादक, जो शादी में पिपियाने रहता है जी, उसी को सहनाई कहते हैं। तो इनके पाठ में कौन है? तो पाठ में है बिस्मिल्लाह खां। कौन सा? बिस्मिल्लाह, बहरसी का बिस्मिल्लाह खां। पाठ में कौन है? बिस्मिल्लाह खां जी, प्रसिद्ध सहनाई वादक है। क्या है? सहनाई वादक है। और बिरजू महाराज क्या है? कथक के प्रसिद्ध नर्तक है। कथक एक डांस का किस्म है, उनका ये नर्तक है। बिस्मिल्लाह खां क्या है? तो प्रसिद्ध सहनाई वादक है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत। तो ये क्या है सर? ये व्यक्ति चित्र है। कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र, यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसका जो जीवन है, उसका मतलब उनका जो जीवन है, वो जीवन लेखक क्या किया है? ये पाठ में बताने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। 10 नंबर हो गया। और शायद 11 नंबर चैप्टर है शिक्षा। 11 ही चैप्टर है शिक्षा। आप देखिए, ये जो शिक्षा है, तो शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो शिक्षा लिखा गया है हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी। कौन से? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये विधा कौन है? तो विधा का क्या नाम है? विधा है शिक्षा शास्त्र।
कौन सा है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र, इसमें इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया कि भाई हमें किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। खाली किताबी ज्ञान, जीवन संबंधित हर एक शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, जीवन यापन करने की शिक्षा, वो असली शिक्षा। ये नहीं कि हम आज पढ़ लिए किताब। तो हिंदी पढ़ने से बहुत चीज़ों का ज्ञान होगा। इस वजह से हिंदी को, एक एक शब्द को पढ़िए। जब आप हिंदी में डूबते हैं ना, तो हिंदी सागर है, महासागर है। वो अपने रस में आपको रसमयी कर देती है, भिगो देती है, डुबा देती है। तो हिंदी में डूबने का अलग ही मजा है। आप इसको हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा। सर अब याद कैसे होगा? जब आप लिखा दिए तो याद कैसे होगा बुआ? तो याद करने का बड़ा आसान ट्रिक है। क्या है? बड़ा आसान सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो यहाँ कोई ट्रिक हम नहीं बताएंगे, आपको इसको 10 बार पढ़ना है। 10 बार पढ़िए, और जहाँ आपका स्टडी टेबल है वहाँ आप लगाइए, इसको लिखिए और डेली को इसको 10 बार पढ़ जाइए। गारंटी लेते हैं नहीं छूटेगा एग्जाम में। अभी तो बस लेखक परिचय हम करवा रहे हैं, और इसी से अमूमन 5 से 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके फिक्स रहेंगे, और फिक्स के फिक्स रहेंगे। अब जब आप इसको अच्छे से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो समझिए आपका वो 5 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। तो यहाँ तक हो गई। एक चैप्टर शायद छूट रहा है, एक चैप्टर शायद छूट रहा है। उस चैप्टर का क्या नाम है? तो 12 नंबर जो चैप्टर है वो छूट रहा था हमसे, आविन्यो। क्या है? आविन्यो नामक जो चैप्टर छूट रहा था हमसे। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। आविन्यो, इसको लास्ट में हम वो लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अशोक वाजपेयी हमें याद करना है। अशोक वाजपेयी। आप बताइए, आप ये विधा कौन सा है? तो ये विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत। कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। यानी लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी, ये आम लेखक नहीं है, ये IAS हैं, थे, अभी तो रिटायर्ड शायद हो गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये योगदान दे चुके हैं। ठीक है, और ये घूमने गए थे आविन्यो, एक फ्रांस में जगह है। आविन्यो जगह नहीं कह सकते, ये ईसाई का एक मध्यकाल में मठ था। ठीक है, और वहां ये जाते हैं घूमने के लिए, तो उसी की विशेषता का वर्णन यहाँ पर ये किए हैं। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर आपका गदखंड से है। कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर आपका गदखंड से हैं। और मानिए ये बात कि अगर ये 12 का 12 आप पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर से 6 नंबर फिक्स है। बोल रहे हैं ना, फिक्स तो फिक्स है। चलिए इनको मिटा दिया जाए। इनको क्या कर दिया जाए? अब थोड़ा मिटा दिया जाए, और मिटाने के बाद फिर अगला वीडियो हम लोग, मतलब क्या कहते हैं, आगे की ओर हम लोग फिर बढ़ने वाले हैं। इसको मिटाया जाए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग को। मिटा रहे हैं। अरे ये तो मिटा ही नहीं, इससे तो सर मिटा ही नहीं। चलिए बड़ा ही क्या बोले, इसका साफ करने का थोड़ा फिक्स तो फिक्स हो जाएगा आपका नंबर। बस आप इतने टॉपिक को अच्छे से आप रट जाएंगे। क्या करना है? रट जाना है ये बात। अगर नहीं याद है तो फिर समझिए आप 5 नंबर से बिहार बोर्ड में 6 नंबर से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, 5-6 नंबर से आप वंचित रह सकते हैं, पीछे छूट सकते हैं। अब जो है अगला क्या है? काव्य खंड या पद खंड। कविता वाला खंड का भी कभी कभी कवि का नाम पूछ लेता है। एक बार क्या लिखेंगे हम लोग? एक बार लिखेंगे पाठ का नाम, और एक बार क्या लिखेंगे हम लोग? कवि के नाम। कवि या कवयित्री के नाम, कवि या कवित्री के नाम। क्योंकि एक कवित्री भी हमारे पुस्तक में है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवित्री। तो दोनों लिख दें, कवि या कवित्री के नाम। तो जो पहला पाठ है वो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जागी जन्मा। ये बस इतना ही कहेगा कौन चैप्टर। बस शुरुआत का आपको याद रखना कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी राम के नाम के बिना इस जगत में जो व्यक्ति जिंदा है वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ व्यक्ति है, व्यर्थ है जिंदा वो। तो राम का नाम हर एक व्यक्ति को जाप करना चाहिए। मतलब वो भक्ति काल के कवि हैं, तो चूंकि भक्ति पर ये लोग बल दे रहे हैं। ये नहीं कि अब जो नहीं राम नाम का जाप करेगा, मतलब सब अपना अपना मत है, सबका विचार है, तो उस विचार के अनुसार। तो इनके कवि कौन है? तो इनके कवि हैं, आप लोग जानते हैं, गुरु नानक जी। गुरु नानक
गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक। कौन धर्म के? सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक। क्या है ये? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक इन्हें कहा जाता है, गुरु नानक जी को। ठीक है, इन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, लंगर पंगत ये सब व्यवस्था चलाई थी। दूसरा है प्रेम आयनी श्री राधिका। दूसरा क्या है? 2 नंबर प्रश्न है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, तो इनके लेखक कौन है सर? रस खान। क्या है? रस खान। ये सूफी कवि हैं, सूफी या मुस्लिम कवि। क्या है? सूफी या मुस्लिम कवि। मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण जी के परम भक्त थे, समझ जाइए। रस खान जी मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण जी के परम भक्त थे। अगला जो आपका हो सकता है वो क्या है? क्या कहते हैं? ये तो हो गया। उसके बाद है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह को मार्ग है, मार्ग मतलब मार्ग है। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये इनका कौन है? तो घनानंद। ये रीति काल के कवि हैं। घनानंद क्या है? रीति काल के कवि। ये दोनों किस काल के कवि हैं? आप ये दोनों को जो कवि को देख रहे हैं, ये भक्ति काल का। कौन काल का है? भक्ति काल का। जब काल विभाजन है तो उसमें आ जाएगा। घनानंद किस काल के हैं? तो रीति काल के। कौन काल के कवि हैं? रीति काल के। चलिए 4 नंबर हो गया राम नाम बिनु बिरथे जगना प्रेम आयनी से अति सुधो मार्ग। उसके बाद है स्वदेशी। 4 नंबर है स्वदेशी यानी स्वदेशी मतलब अपना देश। तो इनके कवि कौन है जी? तो इनके कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 5 नंबर चैप्टर है आपका भारत माता की जय, यानी भारत माता सिर्फ है नाम, भारत माता। और भारत माता के कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। ये छायावाद के कवि हैं। कहाँ के? सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि हैं। और छायावादी में ये इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये भी लिख लीजिए। कौन सा कवि? प्रकृति का सुकुमार कवि। किनको कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? घनानंद को। घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम के पीर कवि, यानी प्रेम की पीड़ा को समझने वाले, प्रेम के पीर कवि। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक, 5, 6 नंबर चैप्टर का नाम है शायद जनतंत्र का जन्म। 6 नंबर जनतंत्र का जन्म। जो जनतंत्र का जो जन्म है, इनके लेखक हमारे बिहार के रहने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। ये छायावाद के कवि हैं, उत्तर छायावाद के। तो सीधा छायावाद लिख सकते हैं आप। ये किस काल के कवि हैं जी? छायावाद, आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं। कौन से कवि? छायावादी कवि हैं। ये भी प्रश्न आते हैं जितने ऑब्जेक्टिव, चूंकि ये तो ऊपर चल रहा, अभी तो हम अंदर गए नहीं। जब हम पढ़ाते ना चैप्टर को जी, तब तो अलग आनंद आता, पढ़ने में इतना आनंद आता मत पूछिए। उसके बाद है हिरोशिमा, जो 7 चैप्टर है। कौन सा है? हिरोशिमा जापान का एक क्या है? जगह है, शहर है। उन्हीं पर जब हिरोशिमा में बमबारी किया गया था, उसका यहाँ पर वृत्तांत है। तो चलिए हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन
सयायन अज्ञ, इनका पूरा नाम है जी। क्वेश्चन पूछता है अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है। एक मिनट, यहाँ पूरा सो होगा। अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। आपको हीरानंद पहले दे देगा लेकर, पूछने के क्रम में जब पूछेगा तो हीरानंद पहले को दे देगा। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी स्व पहले आएगा, ह से पहले स्व आएगा तभी ह आएगा, तो यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है, ये बात याद रखना है। 7 हो गए। 8वां जो चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, क्या है 8 नंबर चैप्टर, क्या है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण, कुंवर नारायण जी हैं। एक वृक्ष की हत्या कौन है, कवि कौन है, एक वृक्ष की हत्या नारायण, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण, इनको पर्यावरण वाले कवि कहा जाता है। ठीक है, वो टाइप से क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो 8 को हो गया यहाँ से, क्योंकि अब दिख नहीं रहा, नीचे लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, परेशानियां होगी, तो इस वजह से फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए हट जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला जो है काव्य खंड में, अगला क्या है, 8 नंबर है हमारी नींद। क्या है, हमारी नींद। हमारी नींद के कवि कौन है, वीरेन डंगवाल जी। कौन है, वीरेन डंगवाल जी हैं। हमारी नींद के कवि कौन है, वीरेन डंगवाल जी। उसके बाद है अक्षर ज्ञान, और एकमात्र कवित्री हमारे किताब की अक्षर ज्ञान। ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है अनामिका जी। अक्षर ज्ञान तो अक्षर ज्ञान का कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली हैं, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है अनामिका जी। अक्षर ज्ञान के बाद है लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम है, बजट उतना नहीं तो स्मार्ट बोर्ड पर अभी पढ़ाते आप लोग को। लौट कर आऊंगा फिर, और 11 नंबर चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। वो मार्कर दीजिए, तब तक वो मेरे बिना तुम प्रभु। थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर पानी जमा हुआ है ना, अभी जो मिटाए हैं इस वजह से नहीं लिखा रहा। उसके बाद 11 नंबर मेरे बिना या बिन जो भी होगा, बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका लौट कर आऊंगा फिर का है जीवनानंद दास जी। कौन, जीवनानंद दास, बंगाल के हैं शायद। मेरे बिना तुम प्रभु, इनका है एक विदेशी राइटर है रेनर मारिये रिल्के। तो इतने आपको याद करने हैं, कोई भी चीज छूटा नहीं है, हो गया है सारा चीज अच्छा से हो गया है। हमारी नींद, वीरेन डंगवाल, हमारी नींद में क्या कर, डंगाडंग चिल्लाएंगे, नींद में डंगाडंग। ठीक है, अक्षर, अ से अनामिका, ऐसे याद रखना है। अरे अ में अ मिला देना है, किसमें, तो अ में अ मिला देना है। और लौट कर आऊंगा फिर, जीवन में कभी नहीं, ऐसे याद करना। लौट कर आऊंगा फिर, औने जा कहेंगे जीवन में कहीं नहीं आएंगे। क्या याद करेंगे, जीवनानंद दास जी। लौट कर आऊंगा फिर, जीवन में कभी नहीं। क्योंकि आप मान के कोई दोस्त बुला लिया, ठीक है, कहेगा खूब बढ़िया से पार्टी देंगे, गया, ठीक है,
वहां जाकर तब अलग में जाकर गया पार्टी के नाम पर एगो एगो थमा दिया, कुछ हो जाओ खाओ पियो। और उसके बाद जब जाएगा, अरे यार बुलाया कितना सज धज के आए थे, बुला करके क्या कर दिया तुमको, बेइज्जती कर दिया। लौट कर आएंगे इसके यहाँ? कभी नहीं आएंगे, जीवन में नहीं लौट कर आएंगे। तो लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। आप देखिए इसका कैसे याद रखना है, इसमें देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ पर कभी कभी रे चिल्ला देते हैं, नहीं होता है राम रे। अब आप ये कहिएगा सर राम को रे आपने बोला, तो जब जितने भक्ति कालीन कवि हैं तो उसमें रे शब्द आता है उच्चारण में, हे भगवान क्या हो गया, अब उसको कहता है रे यार, रे राम क्या कर दिया, हे राम रे राम, इस टाइप से करता है। या और भी है कि मेरे बिना तुम प्रभु मर जाओगे, मौ से ई वाला मारिए वाला याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु मर जाओगे, मौ 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 इतना, मेरे बिना तुम प्रभु अब मर जाओगे, ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु मर जाओगे। तो मौ में मौ मिला दीजिए, रेनर मारिया रिल के, एगो रहबे करेगा, पूरा नाम इसका देगा ही। तो ये आपका था गोधूली भाग 2 का गद्यखंड और काव्य खंड का परिचय। अब जो है छोटी सी पुस्तक है वर्णिका, 10th में ही है, उसमें से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अब उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। ये इतना ही तक समाप्त था, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे और 5 मार्क्स फिक्स कर लेंगे अभी से ही कि सर इतना अच्छा से पढ़ा दे, 5 मार्क्स फिक्स आना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की ओर देखेंगे, हम लोग अगला देखेंगे। तो अब देखिए, अब जो वर्णिका है, वर्णिका मार्कर, अब जो है वर्णिका, ये सेकेंड बुक है आप लोग का वर्णिका, ठीक है। तो वर्णिका में भी कुछ, इसमें तो शुद्ध का शुद्ध कहानी है, क्या है, सारा का सारा कहानी, इतनी पतली सी किताब है, उसमें सारा का सारा कहानी का वर्णन है, ठीक है। तो जो पहला जो कहानी है आपका है दही वाली मगम्मा, दही वाली, इधर लिखना है पाठ का नाम, पाठ का नाम लिख लीजिएगा, ये नीचे क्या हम लिख रहे हैं, पाठ का नाम, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। इनके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी। कौन है, श्रीनिवास, श्रीनिवास। ये रहने वाले हैं बेंगलोर के, कहाँ के, बेंगलोर के, बेंगलोर के। और ये जो श्रीनिवास जो दही वाली मगम्मा जो लिखा गया है वो कन्नड़ भाषा में है, शायद किसमें है, कन्नड़ में है, किसमें है, कन्नड़ भाषा में है। अब 2 नंबर आता है, 2 नंबर है शायद क्या कहते हैं, दही वाली मगम्मा हो गया, धरती कब तक घूमेगी नहीं है, डहते विश्वास है, हाँ उड़ीसा का कहानी वाला, यानी डहते विश्वास। कौन सा है, डहते विश्वास। इसका है 7 कौड़ी होता, डहते विश्वास 7 कौड़ी होता, डहते विश्वास 7 कौड़ी होता, 7 कौड़ी होता नामे है, डहते विश्वास 7 कौड़ी होता, डहते विश्वास 7 कौड़ी होता। लिखा गया है उड़िया में, कौन भाषा में, उड़िया में कहानी लिखा गया, किसमें है लिखा हुआ, उड़िया में है, किसमें है, उड़िया में। उड़ीसा का चूंकि जीवन चरित्र वर्णन है डहते विश्वास में, महानदी जो उड़ीसा में हीराकुंड जो परियोजना है महानदी पर, उसका वर्णन है। उसमें चूंकि बाढ़ जब आती है तो यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है, जनजीवन सारा का सारा प्रभावित हो जाता है, उसी को लेखक यहाँ पर दिखाया है, किसमें, तो 7 कौड़ी होता जी दिखाए हैं। उसके बाद है माँ, माँ, माँ कहानी के जो लेखक है वो है ईश्वर पेटिलेकर, ईश्वर पेटिलेकर, ईश्वर पेटिलेकर। और ये है गुजराती में, किस भाषा में है, गुजराती में, ईश्वर पेटिलेकर। 4 नंबर है आपका नगर, क्या है, नगर, 4 नंबर है नगर। और नगर कहानी के है सुजाता, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो सुजाता हैं, ठीक है। और जो 5 नंबर है आपका नगर हो गया, डहते विश्वास हो गया, माँ हो गया, और 5 नंबर है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक है सावर दैया, हाय दैया, सावर दैया। आप देखिए सावर दैया,
इनके लेखक कौन है? साबरदैया जी। अब जो नगर जो लिखा गया ये तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। धरती कब तक घूमेगी? साबरदैया राजस्थानी में है। कौन से भाषा में है? राजस्थानी में है। अब इसका याद करने का ट्रिक थोड़ा देख लीजिए। दही वाली मगम्मा, आप देखिए इसमें कि दही वाली मगम्मा श्री, ऐसे कर दही वाली मगम्मा श्री, या देखिए दही वाली मगम्मा श्री, श्री लगा देंगे। दही वाली मगम्मा श्री, श्री से श्रीनिवास, ठीक है। दही वाली मगम्मा श्री कल आना, कल आना मतलब कन्नड़, कल आना, कल क से कन्नड़। दही वाली मगम्मा श्री कल आना, दही वाली मगम्मा श्री कल आना, दही वाली मगम्मा श्री से श्रीनिवास और क से कन्नड़, हो गया ये। उसके बाद है डहते विश्वास सात कौड़ी होता, ऐसे ही याद रखना। विश्वास डह गया सात कौड़ी हो गया। विश्वास डहते विश्वास सात कौड़ी होता, डहते विश्वास सात कौड़ी होता। कौड़ी बड़ी रो में बड़ी रो, बड़ी रो में बड़ी रो मिला करके कौड़ी उड़िया, कौड़ी उड़िया, ठीक है। उसके बाद है माँ, माँ ईश्वर, माँ और ईश्वर का जो पद होता है दोनों समान होता है, ठीक है। वैसे भी ईश्वर से बढ़कर भी माँ होता है, तो ऐसे याद रखना, माँ ईश्वर, माँ ईश्वर, ठीक है। माँ ईश्वर, और माँ कहीं जाती है तो ऐसे मान के पेटी बांध करके, पूरा पेटी उटी लेकर जाएंगे, शादी उदी में जाता है ना लेकर, तो यहाँ पे ईश्वर पेटी लेकर, यानी माँ ईश्वर, माँ ईश्वर, ठीक है। माँ ईश्वर गुजरात चलो, माँ ईश्वर गुजरात चलो, माँ ईश्वर गुजरात चलो, ऐसे कर गुजराती। नगर, तो नगर है तो नगर में सुख मिलता है। नगर में क्या मिलता है? सुख मिलता है। कहने का मतलब गांव में खेती बाड़ी करना पड़ता है इधर उधर, नगर में सुख, नगर सुजाता, नगर सुजाता, सो से सुख सो से सुजाता। तमिल भाषा इसका याद कर लीजिएगा, सब में सारे ता आता है तो ता से तो सुजाता, ता में तो मिला दीजिएगा, तो से तमिल हो गया। धरती कब तक घूमेगी? अब कोई बोलता है अरे बाप रे धरती कब तक घूमेगी, हाय दैया धरती कब तक घूमेगी, दैया साबर दैया, हाय दैया धरती कब तक घूमेगी, तो साबर दैया याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी और साबर दैया। ये सब राजस्थानी भाषा है, राजस्थान में ही दैया वैया अधिक चलता है, तो राजस्थान। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में आप लोग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चूंकि कहते तो हम लोग नहीं है लेकिन कर दीजिएगा, ये आप ही का फायदा के लिए है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर नहीं बनना चाह रहे, यूट्यूब वाला टीचर नहीं बनना चाह रहे। आप लोग को जहां अच्छा ज्ञान मिले वो टीचर बनने का प्रयास जारी है, कि अच्छा से बच्चे के जितना भी है हम लोग से जितना भी हेल्प हो सके, जितना आता है हम लोग को उससे ज़्यादा भी हम लोग सिखाने का प्रयत्न आप लोग को करेंगे। तो इस वजह से अगर वीडियो अच्छा है तो दोस्तों में शेयर करिए और उनको भी परीक्षा में 5 नंबर फिक्स करवाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।